आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी, क्योंकि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड सिलेक्शन है। मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, मन नहीं लगा तो छोड़ के आ गया। तो और कोचिंग मैंने अगस्त मिड में ही स्टार्ट ज्वाइन करी थी, नेक्स्ट आईएएस। क्लासेस रेगुलरिटी से करते थे? सारी क्लासेस करी, एक भी नहीं छोड़ी है, चाहे कितनी बोरिंग लग रही हो। सर्कुलेट करते रहे कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, तो मेरे लिए तो ये चैलेंज रहता है कि इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है। सर आई थिंक वो हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, और खासकर मेडिवल में आप जो बीच बीच में वो डालते हैं ना कि तो फिर इसमें ऐसा था। ऑनलाइन लर्निंग में एक चैलेंज होता है डिसिप्लिन का। सर आई थिंक कि लेक्चर स्किप करना या फिर बैकलॉग रखना ये सब ब्लंडर। आपको भी क्या वो परेशानी होती है कि कभी कभी मन नहीं करता किताबें देखने का, या एक आध दिन स्किप कर दी? बिल्कुल सर, आई थिंक हम सब ह्यूमंस हैं। आपको चाहे क्रिकेट खेलना कितना ही पसंद हो, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आज नहीं खेल सकते क्रिकेट वैसा। ओवरऑल जर्नी आपकी कैसी रही एंड व्हाट इज थिंग विच यू फील कि यहाँ मुझे बेनिफिट मिला? तो आई थिंक ये इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल था कि बहुत ही कंसाइज कर दिया मेरी प्रिपरेशन को, और इधर उधर भागना नहीं पड़ा मुझे। दोस्तों, आज नेक्स्ट आईएएस टॉपर स्टॉक में हमारे साथ हैं फ्रजीत कुमार। ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 84 एंड इट वाज हिज सेकंड अटेम्प्ट। लास्ट ईयर 2024 में भी इनका सिलेक्शन हुआ था विद रैंक 277। अभी ये सर्विस में है और आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इन्होंने बीटेक किया है एंड एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल था। आज इनसे जानते हैं कि इनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही, क्या सोर्सेज पढ़े और क्या चैलेंजेस फेस किए। हर किसी के माइंड में ये सवाल होता है कि हमें पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहाँ से है और क्या करना है और क्या नहीं भी करना है, क्योंकि ऐसे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपको नहीं पता होंगे स्टूडेंट लाइफ में। तो सबसे पहले फ्रजीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और मेरे साथ अभिषेक परमार जी भी हैं, हमारे हिस्ट्री के नेक्स्ट आईएएस के सीनियर फैकल्टी। वेलकम परमार जी। और दोस्तों, मैं हूँ बी सिंह। तो फ्रजीत, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी, क्योंकि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड सिलेक्शन है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट हो गए थे। जी सर। तो कुछ तो ऐसी चीज़ है या ऐसी स्ट्रेटजी आपकी रही कि आप जब भी एग्जाम दिया आप सेलेक्ट हो गए और वो भी फाइनल सिलेक्शन हुआ आपका? जी सर। सर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जुलाई 2023 में। तो तब तक मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था ओरेकल में। फिर मन नहीं लगा तो छोड़ के आ गया। और अगस्त में मैंने नोटिस पीरियड स्टार्ट कर दिया था अपना। तो और कोचिंग मैंने अगस्त मिड में ही स्टार्ट ज्वाइन करी थी, नेक्स्ट आईएएस। तो जुलाई 23 को ही आप मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं प्रिपरेशन का। उससे पहले नहीं पढ़ा था। पेरेंट्स कहते थे कि कम से कम किताब तो खरीद के रख लो। कहने पे खरीद के रख ली, लेकिन वो धूल खाती रही। लेकिन स्टार्ट जुलाई 23 में ही हुआ। तो पहले माइंडसेट नहीं था, आप ओरेकल में जब गए, जब वहाँ का जॉब एक्सपीरियंस कर लिया, फिर माइंड बनाया? सर बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ओरेकल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरी टीम भी बहुत अच्छी थी। बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी तो मुझे नहीं लग रहा, बट 6-7 साल डाउन द लाइन मुझे लगेगा कि यार उस टाइम कर लेना चाहिए था यूपीएससी का ट्राई, क्योंकि बोरिंग होगा वो जॉब थोड़े सालों में। तो मैंने सोचा कि चलिए ट्राई करके देखते हैं, और विद गॉड्स ग्रेस सफलता मिली। परमार जी, आपका एक्सपीरियंस जो ओवरऑल टीचिंग का होता है, और ये तो आपके स्टूडेंट रहे हैं, तो उस पीरियड में आपको टीचिंग के टाइम में आपको कैसे पता लगता है कि ये बच्चा होनहार है, इसका सिलेक्शन हो सकता है? ऐसा कुछ है, पता कर सकते हैं? जी, मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि टीचिंग एक्सपीरियंस लंबा होने की वजह से और इतने बड़े बड़े क्लासरूम में पढ़ाया है, तो एक हल्का सा मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और उनमें कुछ सिमिलरिटीज ये होती है कि वो क्लास डेली आते हैं और बहुत सिंसियरली ध्यान से सुनते हैं टीचर्स की बातों को। बीच में उठकर अटेंशन डेफिसिट वाली कोई इशू नहीं होती। और कई बार कुछ बच्चे ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछने का जो क्वेश्चन है वो अपने आप में एक इंडिकेटर हो जाता है कि ये बच्चे के पास वो पोटेंशियल है। बाकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आगे सब। परमार जी ने जो बात कही, आप उसमें कितने खरे उतरते थे? सर क्लासेस रेगुलरिटी से करते थे? सारी क्लासेस करी, एक भी नहीं छोड़ी है, चाहे कितनी बोरिंग लग रही हो। ठीक है, बीच में जो रोक रोक के देखी कि अभी पानी मुंह में मार के आ रहा हूँ, नींद आ रही है, लेकिन क्लासेस सारी देखी हैं। और क्वेश्चंस भी आपने ऑनलाइन क्लासेस? मैंने ऑनलाइन क्लासेस करी थी सर। अच्छा, मेरी बोरिंग लगे तो बता सकते हैं? कोई नहीं सर, आपकी नहीं थी। मतलब कुछ कभी कभी लगता था, वो तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है। नहीं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सॉरी टू इंटरवीन, बट हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ऐसा एक र्यूमर भी लोग सर्कुलेट करते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, तो मेरे लिए तो ये चैलेंज रहता है कि इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, बस सर आई थिंक वो हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, और खासकर मेडिवल में आप जो बीच बीच में वो डालते हैं ना कि तो फिर इसमें ऐसा था कुछ, मतलब आप जो अच्छे फैक्ट्स डालते हैं अपने, जो अपने इतनी बुक्स पढ़ी हैं उससे, आई थिंक उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है मेडिवल को खासकर, और मॉडर्न को भी आई गेस। तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट जो टीचिंग के साथ आप बहुत अच्छा करें। ऑनलाइन लर्निंग में एक चैलेंज होता है डिसिप्लिन का। जी सर। और कई लोग सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, तो वीडियो रखे हुए हैं भाई, बाद में देख लेंगे। तो ये डिसिप्लिन लाना
ये क्या आपने कहाँ से सीखा और क्या आप स्टूडेंट को सजेस्ट करोगे कि दिस इज द वे टू प्रिपेयर फ्रॉम होम? सर आई थिंक कि लेक्चर स्किप करना या फिर बैकलॉग रखना इज अ ब्लंडर। ठीक है, मतलब आप रिकवर कर सकते हो उस ब्लंडर से, ऐसा नहीं कह रहा, बट इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। जो भी लेक्चर जिस दिन हुआ है मैं उसी दिन शाम को या अगले दिन तक आ जाता था, उसको देख लेता था पूरा। लाइव क्लासेस में नहीं करता था, बट मैं उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था सारे। और क्योंकि आपने जैसे बताया बहुत कम टाइम था, नॉट रिकमेंडेड, बट मैं 2x पे देखता था, हर एक चीज 2x पे देखता था। और डिजिटल नोट्स बनाता था सारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नोट्स क्या बनाने का मेथड बताइए। नोट्स मेरे सारे डिजिटल हैं, और क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, राइटिंग स्पीड से बहुत ज्यादा है। तो आप डिजिटल इन द सेंस टाइप करके बनाते थे या फिर जैसे नोटपैड या नोटेबिलिटी में कहीं जा करके? टाइप सर, पूरा टाइप्ड। अभी भी मेरे फोन में वन नोट पे सारे नोट्स आपके पड़े हुए हैं, कभी भी चाहिए मैं खोल के देख लेता हूँ। मेरा आईपैड खराब हो गया था जिसमें मेरे सारे नोट्स थे, बट क्योंकि वो सब क्लाउड पे था, सब वापस रिकवर हो गया मेरे पास। सारे नोट्स ऑनलाइन है, उसमें पॉइंट्स बनाना बहुत आसान है, उसमें मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है बहुत आसान है, हाईलाइट करना बहुत आसान है, साइड में स्क्रैबल कर डूडल कर दिया कुछ, मतलब बहुत ईजी है। अब तो इस तरह के ऐप भी आ गए कि आप अगर इवन पीडीएफ में है या हैंड रिटन भी है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं नोट्स में। बिल्कुल कर सकते हैं एंड विद द यूज ऑफ एआई यू कैन बेटर रीस्ट्रक्चर। कर सकते हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि नोट्स इज समथिंग यू शुड डू ऑन योर ओन। जब आप वो चीज लिखते हो ना, तो वही चीज आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपने वो चीज नहीं लिखी है खुद से, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया है, तो वो आंसर में कभी आप लिख ही नहीं पाओगे, आपको याद ही नहीं आएगा वो चीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना नोट्स अपने ना बना करके या तो टॉपर्स के ले लेते हैं या फिर वो एआई से बना लेते हैं, चैट जीपीटी से बना लेते हैं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? कि आपने अभी बताया कि अपने नोट्स आपने बनाए, लेकिन हाउ डू यू सी द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन द प्रिपरेशन? सर आई थिंक एनी पार्ट ऑफ योर नोट्स ना, दे शुड बी योर ओन। ठीक है, हो सकता है आपने टॉपर्स के नोट से कुछ सामान उठाया, अच्छी बात है, मैंने भी टॉपर्स के नोट से बहुत रिलाई किया है, पर उसको आप इतनी बार पढ़ो कि वो आपके नोट्स हो जाए। समझ, आप उसमें कस्टमाइजेशंस करिए, उसको इतनी बार पढ़िए कि वो आपकी मेमोरी में इनग्रेन्ड हो जाए। ओवरऑल वो आपके नोट्स होने चाहिए, आप ये बोल सको कि मेरे नोट्स है। ये नहीं हो सकता कि आपने एआई से बना दिया और कहा कि मेरे नोट्स है, नहीं, वो आपके नोट्स नहीं है। अच्छा, एआई से जो आप बनाएंगे, अगर कोई भी बनाता है, तो उसमें कैसे फैक्ट्स की ऑडिट करेंगे कि ये सही है कि गलत है? दैट आल्सो इज। सर आई थिंक फैक्ट्स जो है वो आप एआई की जगह जो पीडीएफ्स आते हैं मार्केट में, उससे बनाए तो ज़्यादा बेटर है। और खासकर अगर कोई भी आपको लग रहा है फैक्ट थोड़ा गलत लग रहा है, तो पीआईबी इज अ वेरी गुड सोर्स। पीआईबी पे डालेंगे सब डेटा है वहाँ पे। प्रीलिम्स के लिए जैसे वैसे तो इंटीग्रेटेड स्टडी होती है, बट अब जैसे 2 महीने 2.5 महीने बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो क्या इस पीरियड में लास्ट मोमेंट में क्या स्ट्रेटजी होती है? सर आई थिंक प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज दीजिए, काफ़ी सारे टेस्ट दीजिए, और 2 चीज़ों पे फोकस करिए। एक चीज़, जो स्टैटिक का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपके नोट से आई है, क्योंकि वो आपके नोट से ना, वो बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। पहला तो ये। दूसरा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स में जो आपको नहीं आएंगे, उसमें आप ये फोकस करिए कि किसी तरह कोई भी इंटेलिजेंट गेसिंग करके मतलब इधर और पे आ जाए, या तो ए है या बी है। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चन से आप ये आ पा रहे हो कि ए या बी है, फिर आपको तुक्का मारना है वहां पे। हो सकता है वो तुक्का सही हो सकता है वो तुक्का गलत हो, लेकिन अगर आप 50-50 पे पहुंचे हैं तो आपको मारना ही है। कितना राइट अटेम्प्ट होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस? मैक्सिमाइज ही करना चाहिए सर। मैं तो 98 करके आया था, और ये सोच के आता एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ के आऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़े रैंडम से क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे क्वेश्चन देखा तो मैंने थोड़ा लालच कर दिया, मार दिया, वो गलत हो गया। मैंने कहा बट हाँ, आपने ये सही कहा कि अगर आपने 1 या 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रखा है तो फिर उसको करके ही आना है। बिल्कुल सर। परमार जी, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और तरह तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड से आते हैं। तो जैसे कि आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो आपको भी क्या वो परेशानी होती है कि कभी कभी मन नहीं करता किताबें देखने का, या एक आध दिन स्किप कर दिए? क्या आप भी ऐसा फील किए कभी लो पीरियड? बिल्कुल सर, आई थिंक हम सब ह्यूमंस हैं। आपको चाहे क्रिकेट खेलना कितना ही पसंद हो, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आज नहीं खेल सकते क्रिकेट वैसा। तो पढ़ने में भी कभी कभी लगता था कि आज बुक्स नहीं पढ़ी जा सकती, आज बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ठीक है, थोड़ा सा वॉक करके आइए। तो गाने मैं बहुत सुनता हूँ, तो गाने सुन लेता था, गिटार विटार बजा लेता था, तो जो मन करता था वो करता था। बट हाँ, फोकस बहुत रखा कि मान लीजिए मन नहीं भी है तो कई बार मन लगा के पढ़ना भी पड़ता था। तो दोनों चीजें हैं। कई मतलब ये एक्सटेंड नहीं हो सकता ये चीज कि आपको रोज मन नहीं कर रहा, ये नहीं हो सकता। आपको डिसिप्लिन तो बनाए रखना है। यही तो है, कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी ना, आपको अपना एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट विच इज इंस्पायर्ड बाय अदर्स, इट इज सेल्फ इंस्पायर्ड। ट्रू सर। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है,
कई बार पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस है, ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट्स को भी 3-3 4-4 बार पढ़ा होगा आपने। बिल्कुल सर। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस के लिए जाते हैं उस समय टाइम बहुत कम रहता है। जी सर। यू कैन जस्ट रिवाइज दिस सिलेबस, यू कैन मेक सम वैल्यू एडिशंस, क्योंकि ऐसे पेपर हो गया, फिर लैंग्वेज पेपर्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लैंग्वेज पेपर्स को लेकर के भी सवाल पूछते हैं कि क्या इसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना जरूरी है, जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। सर मैंने तो नहीं करी थी, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हिंदी हमने लास्ट 10th में पढ़ी थी, तो पढ़े में बढ़े और चढ़े लिखना था, उसमें ढ़े कौन सा लगता है मुझे ये नहीं याद आ रहा था। तो मैंने क्या किया, एडमिट कार्ड देखा, एडमिट कार्ड के पीछे हिंदी में इंस्ट्रक्शंस थे, उसमें ऊपर लिखा था कि ये इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ें। मैंने कहा अच्छा ये वाला अड़ा लगता है, फिर मैंने बड़ा लगाया। दिस एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसको कहते हैं सेंस ऑफ एप्लीकेशन। तो उसी समय आपने ये देखा कि इसमें लिखा हुआ है, पढ़े। अब ये आपको लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगा। बिल्कुल सर, ये तो कि वैसा मोमेंट हो गया कि एकदम यूरेका मोमेंट होता है ना आर्किमिडीज, अच्छा ये वाला अड़ा लगाना था। तो इसके क्या एग्जाम में जाने के पहले PYQs भी आपने देखे थे? ये जरूरत ही नहीं पड़ी? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मैंने पर्सनली बिल्कुल नहीं देखा था, सीधा वहीं जाके देखा था। बस ये आइडिया था कि थोड़ा बहुत ऐसा आता है, मतलब प्रेसी मतलब ही नहीं पता था पहले। बट एक तो अच्छी बात क्या है कि जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो दे आर 25%। प्रीलिम्स में CSET 33% है, वहाँ थोड़ा डाइसी हो सकता है, लेकिन जरा भी अगर आपका हिंदी में कमांड है, 10th 12th में पढ़ी है, ये 10th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ा है, तो हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। कमिंग टू द मेंस प्रिपरेशन, अब मेंस प्रिपरेशन की जो फेज होती है तो वो प्री और मेंस की इंटीग्रेशन के साथ होनी चाहिए या स्टेप? सर आई थिंक स्टेप होनी चाहिए, मतलब पहले के 80% ऑफ द जर्नी में दोनों साथ में चलेंगे, फिर जब लास्ट के 20% टाइम आएगा उसमें प्रीलिम्स की फोकस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और जब प्रीलिम्स खत्म होगा तो आपको मेंस की फोकस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आपको डेटा रटना पड़ेगा, डेटा आपको उसके लिए नहीं रटना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, उसमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा वो, बट मेंस में आपको डेटा लिख के आना है, तो आपको डेटा रटना पड़ेगा। तो आई थिंक काफी डिफरेंट प्रिपरेशन है, लेकिन एकदम लास्ट में, पहले तो आपको साथ ही में करनी है। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कोई आपके दोस्त, फैमिली मेंबर्स जिनका बहुत बड़ा रोल रहा हो? सर आई थिंक मोस्टली तो बताया नहीं था लोगों को, कि वो लोग फिर बार बार पूछते हैं आके। तो ठीक है, उसको पब्लिकली नहीं बात करना चाहते। बट आई थिंक मेरी मम्मी एंड फादर, मतलब पापा हाँ। साथ ही में रहते थे, मैं घर पे प्रिपरेशन किया हूँ पूरा। तो नहीं मन लग रहा तो उनके पास जाके बैठ गया, बाहर खाने चले गए, थोड़ा सा वॉक करने चले गए, तो उससे काफी मन रिलैक्स हो जाता था। 2-3 फ्रेंड्स थे, वो भी कॉल कर लेते थे हर कुछ दिनों में, कि उनको पता है कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, तो हर कुछ दिनों में वो कॉल कर लेते थे, अपनी बताते थे ये चल रहा है। अच्छा, मेंस एग्जाम में जीएस के पोर्शन से मेरा एक सवाल ये है कि जैसे क्योंकि जीएस तो बहुत वास्ट है, जी सर, तो क्या उसके लिए आपने नोट्स बनाया अलग से सारे पेपर के लिए, या कई बार मल्टीपल टाइम रीडिंग यू बिलीव दैट इट शुड बी इनग्रेन्ड इनटू योर माइंड? सर आई थिंक मल्टीपल टाइम रीडिंग वाला ही इज द की, क्योंकि अगेन मैंने जैसे बताया कि मैंने प्रिपरेशन ही बहुत लेट स्टार्ट किया था। अगस्त में कोचिंग ज्वाइन करी थी, जहाँ से मेरा जीएस जर्नी स्टार्ट होता है, एंड मेरे को मई में प्रीलिम्स लिखना था, जो कि एक्सटेंड होकर जून में हो गया था, और मतलब 11-12 महीने में ही मुझे मतलब एग्जाम लिखना था, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। वो बून की तरह काम किया कि मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा इधर उधर, वही चीज़ पढ़ता रहा। एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ी, पसंद नहीं आई, मैंने कहा साइड में करो, इतना तो कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। जो नोट्स है उन्हीं पे बार बार रिलाई किया, बार बार रिवाइज किया, और वही अगेन वो नोट्स काइंड ऑफ मेरे खुद के बन गया। मुझे याद है कि एनजीओ में मैंने 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, मुझे याद है कि एसजीओ में मेरे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अब जब मैं एनजीओ के ऊपर आंसर लिख रहा हूँ, तो मेरे को ये इंश्योर करना है कि मेरे वो 5 पॉइंट्स आए यहाँ पे। हो सकता है एनजीओ के आंसर के ऊपर 100 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हो, लेकिन मुझे तो वो याद नहीं आने वाले, मुझे तो वो 5 याद आएंगे ना जो मैंने नोट्स में लिखे हैं, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी तो जो मार्क्स समराइजिंग योर थॉट, मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि आपने नोट्स को इतने मल्टीपल टाइम पढ़ा कि वो एक तरह से मसल मेमोरी में चले गए, तभी वो एक्सपर्टीज आ जाती है कि आप आंसर जल्दी लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्जाम के पहले सारे नोट्स को इतनी कम समय में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव रिवाइज मल्टीपल टाइम अर्लियर। और जब पहले पढ़ रखा होता है ना, तो वो प्रीलिम्स के दिन हो या मेंस के दिन, वो सब याद आने लगते हैं। ट्रू सर। एंड हाउ डज द प्रैक्टिस मैटर्स एंड हाउ मच इट मैटर्स? प्रैक्टिस आई थिंक सर मैटर्स फॉर ऑल द 3 स्टेजेस। प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बताया मल्टीपल टेस्ट सीरीज की है, जिससे मैं अपना वही प्रैक्टिस करता था कि मेरे तुक्के सही होना स्टार्ट है। मैं बस अगर मैं किसी क्वेश्चन में ऐसा पहुंचा कि ए और बी सही है, तो मैंने चाहे ए मार दिया और आंसर बी हो, वो मेरे लिए विन है। अगर ए और बी मैंने लगा और सी अगर आंसर था, वो मेरे लिए लॉस है। दैट इज लॉस। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू था। मेंस के लिए अगेन आपको आंसर राइटिंग लिखनी है, करनी ही है। आंसर राइटिंग के लिए मेंस में मैंने क्या कर रखा था कि इनर्शिया होता है लिखने का, और मैंने प्रीलिम्स से पहले आंसर्स लिखे नहीं थे, क्योंकि अगेन टाइम नहीं था, कोर्स 6-6 घंटे के तो क्लासेस होती थी। तो मैंने क्या किया कि अब आंसर तो लिखे नहीं जा रहे हैं, और क्योंकि हमारे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होते हैं खुद से कि हम तो अच्छा आंसर लिखेंगे, तो मैंने सामने पेपर चिपका दिया कि मुझे सबसे घटिया आंसर जो मैं लिख सकता हूँ वो लिखूंगा।
मतलब मैं इंट्रो भी नहीं लिखूंगा, कंक्लूजन भी लिखूंगा, कि जितना गंदा आंसर मैं लिख सकता हूँ वो लिखूंगा। उससे क्या हुआ ना कि मेरा वो प्रेशर कम हो गया। मेरा वो क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा मैं तो गंदा ही आंसर लिखना ना, गंदा आंसर तो लिख ही सकता हूँ। वो आंसर राइटिंग स्टार्ट हो गई, स्टार्टेड राइटिंग, एटलीस्ट स्टार्ट करा, वहां से स्टार्ट हो गई। और जब आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको फिर अच्छे अच्छे पॉइंट्स कुछ ना कुछ दिमाग में आता जाता है। अब एक तरफ तो आप टाइप करके नोट्स बनाते थे, बट आंसर जब एग्जाम में लिखना है वहाँ तो आप हैंड रिटन लिखना है। जी सर। तो उसको फिर कैसे बैलेंस करा आपने? जो नोट मेकिंग वाला पार्ट था वो प्रीलिम्स तक खत्म हो चुका था, क्योंकि क्लासेस खत्म हो गए थे। प्रीलिम्स के बाद केवल हैंड राइटिंग पे फोकस किया, और टाइम में कंप्लीट होने लगा था सर, इतना टाइम नहीं लगता। आपके केस में मैं बहुत थोड़ा सा एक एब्रेशन देख रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक तो 2x में वीडियो देखते थे। जी सर। और टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट थी, तो आपका तो वैसे भी टाइम जो है ना बहुत एफिशिएंट हो गया, मतलब इट ब्रॉट लॉट ऑफ द प्रोडक्टिविटी। हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को देखते हैं कि एक तो क्या है कि वो हिंदी लिपि एक ऐसी भाषा है कि जिसको लिखने में टाइम लगता है। जी सर। और दूसरा हिंदी को टाइप करना इज नॉट ईजी थिंग, तो टाइप तो कर नहीं सकते। तो 1:4 का डिफरेंस हो गया इनके और हिंदी माध्यम में जो बच्चा है, इसलिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 277 आ गया, सेकंड अटेम्प्ट में 84 आ गया, और वहाँ थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में जाकर के बच्चा बेचारा इंटरव्यू तक पहुँचता है। सर आई थिंक वो टाइपिंग आप हर लैंग्वेज में सीख सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब चलिए हम इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी टाइपर्स भी होते हैं वो बहुत फास्ट लिखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो आप जो राइटिंग स्पीड में मेंटेन कर रहे हो ना, आपको टाइपिंग स्पीड भी करनी चाहिए अगर आप डिजिटल नोट्स बनाना चाहते हो तो। यूपीएससी के इंटरव्यू स्टेज में जब आप गए, तो इस बार के इंटरव्यू में और पिछले बार के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस फील हुआ? सर लास्ट टाइम मेरा स्कोर 180 था, 179, इस बार 210 है, विच इज अच्छा, वेरी गुड स्कोर, 31 मार्क्स का जंप। एक ब्लंडर मेरे साथ लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट इंटरव्यू में, कि मैं कोर्ट के अंदर थर्मस पहन के चला गया था। रूम था क्योंकि उस टाइम ठंड थी, और रूम अंदर से था गर्म हो, तो हीटर लगा होगा या थर्मोस्टेट कंट्रोल्ड होगा। बिल्कुल सर। तो मुझे ना इचिंग सी होने लगी, पसीना छूटने लगा, और वो जो है वो देखने लगा कि नर्वस हो, आपको लगा नर्वस है। तो इस बार मैंने कहा कि भाई अंदर आराम से होगा, तो इस बार भी इंटरव्यू जल्दी था मेरा। वेरी गुड पॉइंट शेयर्ड, क्योंकि ये कई लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि वहाँ तो एसी लगा होगा या थर्मोस्टेट कंट्रोल्ड होगा। जी सर। एंड सेकेंडली सर आई थिंक पहली बार कॉन्फिडेंस नहीं था, जब मैं रूम में घुसा तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कि फर्स्ट टाइम इन मेंबर्स के सामने बैठ रहा हूँ। इस बार जो है क्योंकि मैं अपना एक फाउंडेशन कोर्स भी कराया हूँ, तो थोड़ा मैं इंटरेक्ट कर भी चुका हूँ सीनियर ऑफिसर से, एंड क्योंकि एक बार मैं पहले एक इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मुझे अच्छे से पता था कि क्या सेटिंग अंदर होने वाली है। तो इस बार मैंने मॉक इंटरव्यू से बस 2 ऑनलाइन मॉक्स दिए, और कोई मॉक दिए नहीं मैंने। लास्ट टाइम काफी मॉक्स दिए थे, तो आई थिंक इस बार कॉन्फिडेंस ज्यादा था इन जनरल। बट 180 वाज आल्सो ए गुड स्कोर एज कम, बट हाँ ठीक है, 210 के कंपैरिजन में तो 30 मार्क्स कम थे। जी सर। ठीक है। इंटरव्यू के कोई ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे टेक्निकल पूछे गए हो, कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड एप्लीकेशन, दिस टाइम और लास्ट टाइम? सर टेक्निकल कंप्यूटर साइंस में यूजुअली ना एआई से पूछते हैं, या फिर आप ट्रांसक्रिप्ट देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी पूछते हैं, तो या साइबर सिक्योरिटी पूछते हैं। मतलब उनको ज्यादा पता नहीं है ये सब चीजें। अब कंपाइलर्स नहीं पूछेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं पूछेंगे, तो बेसिक दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन दैट। और जब उन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया होगा तब शायद कंप्यूटर साइंस एग्जिस्ट भी ना करता हो। दिस इज एन एडवांटेज फॉर द कंपनी। कंप्यूटर साइंस तो शायद रहा होगा, बट आई डोंट नो, बहुत नेसेंट स्टेज में होगा, नेसेंट स्टेज। उस टाइम ये गूगल वगैरह बना नहीं था। फॉर दिस रीजन यू आर राइट, मैंने देखा कि सिविल और मैकेनिकल, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग वालों से तो बहुत सवाल पूछ लेते हैं। बिल्कुल सर। हाँ परमार जी, आपकी अंडर 100 रैंक है, तो जैसे मतलब आपने पहले से ही कुछ ऐसा टारगेट या कुछ स्पेशल सोच रखा था कि नहीं मतलब इतना ही रैंक लाना है, या आपको कुछ इल्यूजन था पहले से, या कोई मन में अवधारणा थी कि नहीं जो डबल डिजिट या सिंगल डिजिट का रैंक पाने वाले स्टूडेंट अलग होता, मतलब कोई प्री कंसीव नोशन था आपके मन में? नहीं सर, ये तो नहीं था कि वो अलग होता है, क्योंकि अगेन मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ, तो उससे पहले मुझे लगता था कि ये बच्चे अलग होते हैं। अच्छा। बट इस बार जब मैं गया तो फिर वो प्रीवियस एक्सपीरियंस था मेरे पास कि इतना टफ कुछ नहीं होता है, सब नॉर्मल इंसान होते हैं जो क्लियर करते हैं, और मेहनत करोगे तो कर सकते हैं। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट आईएएस पर है। यू हैव बीन पार्ट ऑफ द नेक्स्ट आईएएस जीएस प्री-कम मेंस फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन में, उसके बाद फिर जो भी टेस्ट सीरीज इंटरव्यू वगैरह, ओवरऑल जर्नी आपकी कैसी रही, एंड व्हाट इज थिंग विच यू फील कि यहाँ मुझे बेनिफिट मिला? सर आई थिंक सिलेक्शन इटसेल्फ इज ओड टू दिस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अगेन टाइम बहुत कम था, मैंने कहीं और जा ही नहीं सकता था। अगर मैं बुक्स पढ़ने बैठता तो फिर नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर इस अटेम्प्ट में भी शायद। तो क्योंकि इतना कंसाइज सब कुछ मुझे एक जगह मिल गया, उसी को मैं पढ़ता रहा, रिवाइज करता रहा, तो ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ी, और सीधा मैं
कहते हैं ना बैटल फील्ड में घुस पाया। इतनी ट्रेनिंग मैंने छोटी सी कम चीज़ों की करी, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग करते हैं फिर बैटल फील्ड में उतरते हैं। तो आई थिंक ये इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल था कि बहुत ही कंसाइज कर दिया मेरी प्रिपरेशन को और इधर उधर भागना नहीं पड़ा मुझे। जो आपने क्लासेस करके नोट्स बनाए थे, उन नोट्स में बाद में कितना वैल्यू एडिशन किया, मतलब इस अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद? सर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो बहुत ही कम किया, डेटा पे ज़्यादा फोकस किया और अपडेट किए या कुछ? हाँ, डेटा से अपडेट किए गए और हाईलाइट कर रखा था सब कुछ, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं चीज़ें भूल रहा हूँ वो चीज़ हाईलाइटेड थी। अब अभी मार्कशीट आई नहीं है कि किस जीएस में कैसा, बट मेरा जीएस का स्कोर काफ़ी अच्छा था लास्ट टाइम, 432 था। तो आई गेस कि वही कंसाइज नोट्स हैं और डेटा सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे, वही चीज़ वर्क करी। तो अब क्या डिफरेंस हुआ ना, पेपर्स तो सेम लेके, मतलब कुछ ऐसा बहुत चेंज नहीं किया, बट मार्क्स भी मार्जिनली ही इंप्रूव हुए हैं मेंस में। आई एम अज्यूमिंग कि इस बार इंटरव्यू अच्छा चला गया आपका, 30 मार्क्स इंटरव्यू में जंप हो गए। जी सर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस टू योर होल फैमिली।